अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और शफी। मैं हूं जफर इकबाल। तो आज हम देखने जा रहे हैं भाई। वीडियो का टाइटल है साजिद तारड़, इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन दिस रीजन, तालिबान किल्स सिविलियंस इन 6 सिविलियन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल। कल का वाक़या है। तो उसमें इन्होंने किया, खैर देखते हैं भाई वीडियो, तो उसके बाद देंगे रिव्यू। देखते हैं कि अब अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया साजिद तारड़ साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। My pleasure. और Thank you so much. सर एक हंगामा है यहाँ पे। इमरान खान साहब कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मैं बेचूं या कुछ भी करूं। साथ साथ सर वो बहुत से सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है एक दफा फिर अफगान बॉर्डर से। और डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट भी आपने यकीनन सुनी होगी। तो आज काफी सारी न्यूज है, आप क्या कहेंगे? देखें, तालिबान जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, इसमें उनका सारा जो है, आप उनके ऑर्गेनाइजर थे और आपने शादियाने भी बजाए उनके आने पे। आपने उन्हें कहा कि उन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, फिर आपने चाय भी पी जाके काबुल में। फिर उसके बाद आपने पूरी दुनिया से अपीलें की कि उनके पैसे उनको दिए जाएं, उनकी मदद की जाए। आपने जो ओआईसी के इजलास बुलाए, कितना पैसा इस एक भूखे कौम का आपने तबाह किया। आपने एडवोकेसी, चाहते तो पैसे वो आप अपने लिए ही थे, इसमें कोई शक नहीं है। आप उनको नाम उनका लेकर चाहते थे कि डॉलरों की बारिश आप पर हो, लेकिन दुनिया जो है कोविड की वजह से परेशान थी। आपने बहुत खूबसूरती के साथ एक स्कीम जो है वो चलाने की कोशिश की, लेकिन जो अफसोस के साथ कि एक ऐसा कंट्री जिनकी कोई फौज ही नहीं है, जिनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप उनको कहते हैं कि ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। वो डेली बेस पर आप पर अटैक कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर जिनकी 6 लाख फौज है। और जब बात करें तो कहते आपका आपका फरमान हर पाकिस्तानी कहता है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, आईएसआई द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड। नंबर वो वन सर। देश पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है, उनका ऐलान जंग है आपके ऊपर, अंदर घुस के मारने का ऐलान है। और दर हकीकत में शर्मिंदा होता हूं बहसीते पाकिस्तानी कि कोई जवाब नहीं है। आपकी कमजोर, आपका इस वक्त टारगेट क्या है? परवेज अलाई आपका टारगेट है, मूनस अलाई टारगेट है आपका। आपकी बहस का आज हर एंकर जो है गले फाड़ फाड़ के ये तकरीर फरमा रहा है कि पीडीएम ने भी कहा है, नून लीग का अगले वजीर आला भी यही होगा। आपका जो अमीरुल मोमिनीन, जो एक सेल्फ क्रिएटेड आपने खलीफा अपना बना लिया है, आज उसके रेडार पर भी पाकिस्तान की मुआशी क्राइसिस नहीं है। उसके जबान से भी तालिबान या खतरात या जयशंकर या भारत की तरफ से जो कश्मीर का मुतालबा है, उसकी जबान पर भी यही नहीं है। वो आज भी मेरी घड़ी मेरी मर्जी के ऊपर उसकी सुई अटकी हुई है। और ये वही इंसान है जिसने आते ही सबसे पहले वजीर आजम हाउस की भैंसें बेची थी, फिर इसने गाड़ियों के ऑक्शन किए थे। और आज जब निकलता है बादशाह अकबर की तरह, आज निकलता है तो शहनशाह अकबर नजर आता, याद आता है। 40-40 गाड़ियों के कारवान है। और वहां से इनके इनके सदर पाकिस्तान, इनकी पार्टी के जब इनसे मिलने आते हैं तो इस कौम का खर्चे से जहाज पे आते हैं। और खान साहब उड़ते हैं तो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। ये इन्होंने मुगल आजम, मैंने इनका नाम रखा है मैकावली मुगल आजम। तो इन्होंने अगर हकीकत तालिबान को पता चल चुका है कि आप कौन हैं, आप कहां तक जा सकते हैं। मुझे लगता यह है कि तालिबान ने आपकी हिस्ट्री पढ़ ली है कहीं से। किसी ने उनको बता दिया है कि दे आर नॉट फाइटर्स। उनको किसी ने बता दिया है कि आप ही के अफगानी, ईरानी और टर्किश लोगों ने इनके ऊपर हजारों साल जाके हुकूमत की है। मेरा ख्याल है किसी ने तालिबान को यह बता दिया है कि ये वही पाकिस्तान है जिसके ऊपर जो आप हुकूमत करते रहे। और वाहिद एक पंजाब का आदमी था, मैं समझता हूं, महाराजा रणजीत सिंह, जिसने जाके काबुल तक इनको
सबक सिखा के आया, लेकिन आज दुख की बात है कि वो हर आरजू आज उन्होंने पहले दिन थोड़ी ये किया, आपके 6 आदमियों को मारा पहले दिन, वो तो ऐलान है। आपकी मैडम गई हैं वहां पे, वो बड़ा महंगा सा को कपड़े पहनकर गई हैं काबुल जाके मिलने, उन तो मुल्ला याकूब ने कहा है यार घर भेजो इसको, ये कौन है, साथ ही उन्होंने क्वेटा में बंदा मार दिया और अटैक कर दिया आपकी पुलिस पे, और साथ ही आपके एम्बेसडर पे कर दिया, लेकिन आपकी प्रायोरिटी नहीं, आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी ऑफ पाकिस्तान नहीं है। आज मुझे बड़ा बड़ा आज मैं मिस कर रहा हूं बाजवा साहब को, जिनका बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर तवज्जो नहीं थी। 6 साल उनकी हुकूमत रही है, 6 साल वो सियासत करते रहे पाकिस्तान। मैं कहता हूं उनका मुजस्समा जो है नेशनल असेंबली के बाहर लगाना चाहिए। द मोस्ट पॉलिटिकल आर्मी जनरल ऑन द प्लेनेट, द मोस्ट पॉलिटिकल पर्सन, जिसने 6 साल पाकिस्तान की फौज जो है उसको लीड नहीं किया, लीड किया है तो उसने असेंबलियां जोड़ तोड़ के बादशाह थे भाई। उन्होंने अगर मैकियावेली जिंदा होता तो बाजवा साहब का सुन के शर्मिंदगी से मर जाता आज, क्योंकि वो ये सारा ये तो बच्चे, इमरान प्रोजेक्ट उनका था। खान बाजवा साहब जाती दफा कह गए कि मैं गुमनामी की जिंदगी में जा रहा हूं, लेकिन हिस्ट्री वाले लिखेंगे, किस तरह हिस्ट्री लिखेंगे? ये मेरा ये क्वेश्चन है आपसे आरजू, बाजवा साहब का नाम हिस्ट्री में किस तरह लिखा जाए? सर गुमनामी में तो खैर नहीं जा सकेंगे वो, चाहे जो मर्जी हो, ये लेकिन पाकिस्तान को इस हाल पे पहुंचाने में उनका भी हाथ है। आरजू पाकिस्तान की जड़ें हिला के रख दी हैं बाजवा साहब ने, 6 साल जड़ें हिला के रख दी। आज उन्हीं के कारनामों की वजह से एक साइड से वो कह रहे हैं कि पीओके ये हमारा है, ये गिलगित बिल्तिस्तान हमारा है, ये कश्मीर हमारा है, और दूसरी साइड पे अटक पर आना चाहते हैं लोग। और इसके फाउंडर कौन है? जिन्होंने तालिबान बनाए थे, और इसको क्लोजर किसने दिया है? हमारे मोहतरम बाजवा साहब। लेकिन देखें, मैं सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है मैं आसिम मुनीर साहब पे समझता हूँ प्रेशर सारा, और मेरी उम्मीद भी है, कहते मायूसी गुनाह होती, लेकिन आसिम मुनीर साहब को हैज टू एक्ट रैपिडली, स्पीड के साथ। और ये जो घर के अंदर इनके ये लोड़े लपाड़े जो ये सारे आपने डुअल सिटीजन इकट्ठे कर लिए, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, इनको किसी ने कंट्रोल करना होगा, किसी को कहना पड़ेगा यार एनफ इज एनफ। अब जो बातें आपकी, मैं ये जो आज 6 बंदे मरे हैं आपने, और ऐसे लोगों ने मारे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास ना अकानमी है, खैर अकानमी तो उनकी आपसे अच्छी है, मैं माजरत के साथ ये कहूंगा, आप तो 6.7 बिलियन है, उनके पास तो 8-9 बिलियन डॉलर है। और दूसरा आपके पास जो आरजू, जो मैं दूसरी आपसे बात करना चाहूंगा, प्रैक्टिकली पाकिस्तान हैज गॉन बैंकरप्ट। 6.7 बिलियन डॉलर आप जो बार बार बात करते हैं, वो सारे पैसे तो सऊदीज और चाइनीज हैं, आप तो उनको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो प्रैक्टिकली तो सारी चीजें अगर देखी जाए, और लेकिन ये कि कोई शर्मिंदा ही नहीं है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है आरजू कि हमारा मुस्तकबिल कहां है, हम कहां जा रहे हैं, हमने दवाइयां किस तरह खाएंगे, हम पानी किस तरह पिएंगे। वो जो सब्जियां सड़ रही हैं वहां पे कराची पोर्ट पे, 417 कंटेनर है, ये आपकी मुफलिसी और बेबसी का एक नमूना है वो। लेकिन ये है सर जो बलूचिस्तान में जो टेंट आए थे वहां के लोगों के लिए, जो फ्लड विक्टिम्स हैं, वो सेल किए जा रहे हैं, उसको कारपेट की तरह बिछा के उस पे जो है वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी जो है उसके ऊपर अपनी तकरीरें कर रही है, इवेंट्स कर रही है। आरज़ू, ये तो टेंट तो आज आए हैं, जो जल्जले के पैसे वो कहाँ गए? वो जो कोविड के पैसे हमारे अमीरुल मोमिनीन के अकाउंट से निकल गए, उनका क्या करेंगे? आपके पास 35 मिलियन डॉलर गूगल को देने के लिए नहीं, आप क्या बातें आप कर रहे हैं? आपकी एयरलाइनें बहुत जल्दी ऑपरेशन बंद करने वाली, 225 मिलियन डॉलर आपने उनका होल्ड कर लिया, और इत्तेहाद और एमिरेट्स सारे जो है दे आर प्लानिंग टू शट डाउन देयर ऑपरेशन इन पाकिस्तान। लेकिन ये कि आरज़ू, मैं सिर्फ अगर फिक्र है तो हम जो बाहर लोग बैठे हैं, या आप जैसे लोग यूट्यूब पे हैं, वो जो एंकर हैं लोकल जो है, वो तो अभी तक अमीरुल मोमिनीन ने दे दी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसके ऊपर वो सारा उन्होंने सारी तवज्जो तो उसके ऊपर है। किसी को नहीं पता कि 6 बंदे मर गए, किसी ने कवर ही नहीं किया उसको। तो सर वो तो परमिशन नहीं है ना, आपको तो पता है कि मीडिया तो सारा देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है, टीवी चैनल्स कैसे दिखाएं? लेकिन ये थोड़ा बहुत बता रहे, बहुत कम बता रहे हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं। आरज़ू, अगर टीवी कंट्रोल कर सकते हैं, ये खबरें कंट्रोल कर, तो इकोनॉमी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? ये शायद इनकी प्रायोरिटी नहीं है, शायद ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट डिफॉल्ट पे चला जाए। तो सर ये टीटीपी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इतनी सारी फौज आप भी कह रहे हैं, इतनी सारी फौज है, टीटीपी के लोग इतने ज्यादा नहीं है, तो फिर क्यों नहीं कंट्रोल करते उनको? शायद चाहते नहीं, विल नहीं है ना।
शायद इसके पीछे कुछ स्कीम मौजूद हो, शायद ये इनका अपना कोई प्लान हो इस किस्म का। ये मेरे सारे क्वेश्चन मार्क्स है मेरे लिए। एक 6 लाख की फौज, एटॉमिक पावर जो है दुनिया की बेस्ट। मुझे अभी याद है कि इंग्लैंड के अंदर आपकी आर्मी के मुकाबले हुए थे, बाजवा साहब जाके मेडल लेने गए थे क्योंकि आपकी फौज बहुत वहां परफॉर्म अच्छा किया था। आज क्यों नहीं वो बॉर्डर पे जाते भाई? रोका हुआ किसी ने उनको? ये क्या, मेरा मतलब सोचने वाली बात है। टुडे यू हैव टू स्टेप अप। एक तो ये जो जमान पार्क है इसको कंट्रोल करो। क्योंकि आपकी प्रोडक्ट है भाई, ये आपने खुद ने बनाया है ये सारा कुछ। आप नैपियां तब्दील करते रहे आप, आपके बच्चे हैं ये, आपको इनको इनको इनके वारिस बने आप। अब आप छुप नहीं सकते क्योंकि वजह ये है कि आपके छुपने से मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क खत्म हो जाएगा। आप पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मछली के लिए पानी होता है। आप कैसे, आज आप 75 साल आप कर करके, आज मुझे बल्कि याद आया, खान साहब बार बार कहते हैं बाजवा ने मेरे साथ डबल गेम की। अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा के साथ डबल गेम की थी। उन्होंने उस वक्त मार्शल लॉ लगाकर सस्पेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन जब देखा कोई रिएक्शन नहीं, तो उन्होंने सिकंदर मिर्जा के साथ डबल गेम कर दी थी। ये डबल गेम कौन सी नहीं हो रही है हमारे पास? हर पाकिस्तानी के साथ ट्रिपल गेम हो रही है। कभी आप हमें इस्लाम दिखाते हैं, कभी हम आप परवेज मुशर्रफ आया था, वो उसने कहा जी नहीं जी मैं इस्लाम, उसने बल्कि जो दाढ़ियों वाले लोग थे वो डिमोट करने शुरू कर दिए थे। कभी आप हमारे साथ कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ करते हैं। यार कुछ खुदा का खौफ करो। ये अब देखो तो सही कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। आपने 25,000 ये लड़के हायर करके, आपके ISPR ने ट्रेन करके उनके ट्वीट अकाउंट बना के आपने गिफ्ट किया ये PTI को। अब वो वही गले आपके पड़ रहे हैं, वही अब मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अब इनको ऑन करें आप प्लीज। इट्स नॉट फेयर विद द कंट्री, इट्स नॉट एट ऑल। अब इस वक्त अब घिर चुके हैं, अब इस वक्त आप खत्म होने के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। यू हैव टू स्टेप अप, यू हैव टू एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा मैं समझता हूं करेक्शन शुरू होती है जब अपनी गलतियां तस्लीम कर लें और वादा करें कि हम दोबारा ये नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन सर ये तो मानता ही नहीं ना, ये तो कहते कोई गलती हुई नहीं हमसे। बस तो हमको सही बता रहे हैं आरजू, इसीलिए तो तबाही के बिल्कुल साथ पहुंच चुके हैं ना आप। इसीलिए तो आपका जो इस वक्त देखें 6.7 बिलियन कब तक गुजारा करेंगे भाई? वो भी किसी का पड़ा हुआ है। आज इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, सऊदी अरेबिया आपको रेस्क्यू नहीं करता, यू आर ओवर, गेम इज ओवर। लेकिन वो कर भी लेगा तो क्या है, $70 बिलियन कर्जा है आपका, $70 बिलियन। आज आपको वो रेस्क्यू करता भी है तो ये पैसा जब तक लंदन नहीं पहुंचता उतनी देर के बाद जो पैसा पाकिस्तान में आएगा वो फौरन लंदन पहुंचेगा, वो पाकिस्तान में नहीं रुकेगा, चाहे सऊदी हो चाहे कहीं से हो, फौरन वो वापस पहुंचेगा अपनी जगह पे। क्योंकि आपने आज तक आप जो फ्रॉडिये हैं, जो धोखेबाज हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं उनकी की आपने। ये हमारे अमीरुल मोमिनीन को कौम ने मैंडेट दिया था अकाउंटेबिलिटी का, उसने बड़ी आसानी से कह दिया कि नैब तो बाजवा के हाथ में था भाई। वो तो ताली बजा दी उसने कहा वो तो उसको करप्शन तो नजर ही नहीं आती थी, करप्शन तो उसको पसंद थी। और मैं अपने मोहतरम आसिम मुनीर साहब को कहूंगा कि वो आपके ही जनरल थे भाई, वो आर्मी के यूनिफॉर्म में आते थे वो। और ये जो बच्चा कह रहा है आज के नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी, नैब उसके कंट्रोल में थी और उसको करप्शन पसंद थी, तो भाई उसको जवाब भी दे, कौम को भी बताएं कि आगे हमारा डायरेक्शन क्या है। तो सर वो तो PMLN वाले भी कह रहे हैं, उनके कई मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि बाजवा साहब तो जो मोहसिन है उनके, इमरान खान साहब के। भाई वो मोहसिन तो है ना, मोहसिन तो है, 6 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर थे उनके, मोहसिन तो है। वो किस किस के मोहसिन है देखे ना, वो 5 जो प्राइम मिनिस्टर है उन सबके मोहसिन है वो, क्योंकि सारे हैं बच्चे जो उनके हैं इस गेम में, सारे मिले हुए हैं। अभी तो कई जज इनके मोहसिन है, इनके जज भी मोहसिन है। तो सर क्या ये जो कह रहे हैं कि 20 तारीख को असेंबली तोड़ देंगे, तो क्या ये तोड़ने जा रहे हैं? आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा मैं कि हम लोग चले जाएंगे। ये असेंबली तोड़ें, असेंबली जोड़ें, ये पाकिस्तान के मसाइल का हल ही नहीं है। ये हल ही नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का हल ये है कि ये तीनों करप्ट जो ये कंपनियां हैं, मैं तो पार्टियां नहीं कहता, ये 3 जो करप्ट कंपनियां हैं इनके ऊपर लीड रखी जाए और इनको कहा जाए कि यार थोड़े दिन रुक जाओ, पहले इकॉनमी का कुछ कर ले।
और अपने इंपोर्ट को रोकने की कोशिश की जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश की जाए, लग्जरी गुड के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इंटरम गवर्नमेंट बनाई जाए टेक्नोक्रेट्स की, और मैं मिन्नत करूंगा कि उनके नाम ईसीएल में डाले जाए और शर्त रखी जाए कि जिनके बीवी बच्चे बाहर हैं वो उस गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं कर सकते अगर बचना है। सर ये एक्सपोर्ट क्या करेंगे? फैक्ट्रीज तो चल रही नहीं है यहाँ पे, मैं किस उसके चीज को लिए एक्सपोर्ट करेंगे? उसमें देखें, ये बैठ के करने वाली बात है। पहले सब्सिडी दें उनको, बिजली पे दें उनको, सब्सिडी प्लान बनाएं। जो आपके बच्चे जाके दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं सऊदी अरेबिया में आगे पीछे, उनसे घर में ही लेबर करा लें यार, फारग बैठे हैं सारे, और उनको बिजली सब्सिडी दें। वो यहाँ पे आप फैक्ट्रियां लगाएं, इनकरेज करें, टैक्स की ब्रेक दें। आप ये इस तरह की चीजें अनाउंस करें, हजारों लोग बाहर से आके पैसा लगा लेंगे। आप टैक्स की ब्रेक दें, बिजली पे सब्सिडी दें, और लोगों को अट्रैक्ट करें कि हम 5 साल आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आए यहाँ इंपोर्ट खाम माल करने पे कोई टैक्स नहीं होगा, बिजली सस्ती होगी, विल मेक श्योर यू मेक मनी। कई लोग आ जाएंगे, कई बिजनेस बनाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आप मुझे 10 दिन कहें तो मैं सारी जिंदगी बिजनेस किया, मैं बता सकता हूं, लेकिन इनकी विल ही नहीं। आपके सबसे बड़ी बात, काटन आपका फैसलाबाद जो होता था उसको मैनचेस्टर पाकिस्तान कहा जाता था। सारी काटन की फैक्ट्रियां बंद हैं, सारी की सारी चली गई बांग्लादेश में। बांग्लादेश से लर्न कर लें, माइक्रो फाइनेंसिंग कर लें, अपनी 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो औरतें हैं उनको फैक्ट्रियों में लगाएं आप। लेकिन देखें आरजू, ये पढ़ के बाहर से जाते हैं, सब पता है। आपका हर आर्मी का बंदा बाहर से डिग्री लेके जाता है, हर सीएसएस अफसर बाहर आता है डिग्री लेने, आपके लीडर सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, लेकिन विल मौजूद नहीं है, विल नहीं मौजूद। इनका टारगेट रह के लूट के भागो यहां से। आप घुटनों के बल आज क्यों हैं? जो इतना लोन आया पाकिस्तान में, मुझे बताएं, फला प्रोजेक्ट पे ईंटें लगी थी, वो किधर गया सारा पैसा? वो ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, इनको पता है किस तरह लेके जाना बाहर, क्योंकि बच्चे बाहर बैठे होते हैं, आते हैं। अब देखे ना, ये आना शुरू हो गया नून लीग वाले, अब वो शहबाज शरीफ का दूसरा बच्चा भी आना शुरू हो गया। जी बिल्कुल, वापस आए, बिल्कुल तैयारियां कर रहे हैं। अब ये दूसरा डाका मारेंगे, ये पीछे हटेंगे तो फिर उसके इमरान के आएंगे, वो डाका मारेंगे। लेकिन वो रोकने वाला कौन है? सर हर जगह पे ऐसे। सर बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से जब ये बात की गई, मीडिया ने पूछा कि जी वो टेंट जो है वो बिक रहे हैं मार्केट्स में, लोगों के लिए जो सामान भेजा गया है, वो जो फंड्स आए हैं या जो सामान आया है फ्लड विक्टिम्स के लिए, वो मार्केट में सेल हो रहा है। वो कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, आम सी बात है। मजे की बात है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो अगले दिन आपका सर्वे किया, बलूचिस्तान करप्शन में सबसे आगे, बलूचिस्तान करप्शन में सबसे आगे है। वो सारे जो उनके सियासतदान सारे के सारे जो सारे करप्ट हैं, उसकी वजह यह है कि सारे जो पैसा जाता है, अकाउंटेबिलिटी जो नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं ना। जब तक कुछ जजा सजा का सिस्टम ना हो, जब तक अकाउंटेबिलिटी ना हो, जब खान साहब ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया बाजवा साहब के ऊपर के नैब और करप्शन उनको बसंती, जवाब दिया किसी ने? कोई जवाब दिया? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इंस्टीट्यूशन जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है। मुझे अभी याद, मैंने किताब पढ़ी है शुजा नवाज की, जो आसिफ नवाज के जो छोटे भाई थे। उन्होंने कहा कि मेरे भाई का, उसने एक दफा प्रोग्राम बनाया था कि अपने इदारे के अंदर से करप्शन को खत्म करें, लेकिन करप्शन इज सो ह्यूज, वो कर ही नहीं सका। उसने कहा कि उसको खतरा महसूस हुआ उससे। और वही वाहिद एक आदमी था आसिफ नवाज, जो कोई वाज अ ट्रू सोल्जर। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो इस अदारे के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है। क्योंकि जब देखें, वजह ये होती है ना कि जब आपका ऊपर लीडर पैसे लेके भागता है बिलियंस में, अरबों में, हर यूनिफॉर्म वाला पहनने वाला उसको आइडियलाइज करता है। वो कहता है यार काश मेरा भी हाथ पड़ जाए यार। होते हमारे भाई बहन ही है, ये नहीं कोई बाहर से आए हुए हैं, लेकिन हर एक ड्रीम करता है वो मारो इतने अरब डॉलर्स ले गए। फिर वो एक मिसाल प्रेसिडेंट छोड़ जाता है कि यार इख्तियार बना, यार उन्हें क्या यार दिहाड़ ला लो, देखो जी आपने सदा तो जनरल नहीं रहना ना, आप देखो क्या है, नस्लें बदल जाएंगी आपकी, नस्लें बदल रही हैं। यही सोच है सर इनकी। लेकिन सर साथ साथ आपने भारत की बात की थी, आपने डॉक्टर जयशंकर की बात की थी, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देखें एक कंट्री के साथ कंपैरिजन किस तरह हो सकता है जिसके पास 6.7 बिलियन हो, दूसरों के पास 560 बिलियन हो, और तीसरा इस वक्त जो चीज चाइना से उनका, चाइना को कोविड से अभी तक बंद पड़े हैं, सप्लाई चेन दुनिया का जो है खराब हुआ पड़ा है, सारा बिजनेस उठ के वहां से जो है भारत जा रहा है। इस वक्त व्हाइट हाउस में जो उनका स्पोक्स पर्सन था, वो कर्ट उसका नाम है, उसने भी स्टेटमेंट दे दी कि उन्होंने कहा दे आर नॉट आवर पार्टनर, दे आर अ सुपर पावर।
और उसके बाद जिस तरीके से वो दुनिया में बिहेव कर रहे हैं, जितना उनके पास पैसा मौजूद है, जितना वो दे हैव बिकम अ सुपर पावर ऑफ द आईटी, देखा जाए तो इस रीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री तो इस वक्त भारत नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक आज मैं सब और बात बताता हूं, उन्होंने दूसरा अपना शिप कैरियर बनाने का इफ्तिताह कर दिया। राजनाथ साहब ने पहला एक उनका था शिप कैरियर, अब दूसरे का इफ्तिताह कर दिया। आपसे तालिबान नहीं संभल रहे तो वो दूसरा शिप कैरियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उसमें बात तो उनकी बिल्कुल 100% ठीक है। इस वक्त आपकी बका पाकिस्तान की सिर्फ फ्यूचर अगर कोई देखे, अकलमंद आदमी से सोचे, ना सिर्फ आप अफगानिस्तान तालिबान से रिलेशनशिप अपने ठीक करें, लेकिन भारत से भी रिलेशनशिप अपने ठीक करें। जो दूरियां और बाद-ए-एतमादियां आपके ऊपर जो है माजी में आपने जो की हैं, या जिस तरीके से भी हुआ है, उनको ठीक करने की करेक्शन करें एट एनी कॉस्ट, और मूव ऑन। और दूसरी एक बात है, लर्न करें, उनसे भी लर्न करें, बांग्लादेश से भी लर्न करें। चाइना जाते हैं आप कमीशन और किकबैक लेने, उनकी तरक्की का सीक्रेट भी वहां से सीख कर आए कि उन्होंने तरक्की किस तरह की है। उन्हीं से पूछ लें मैन्युफैक्चर किस तरह करना है, उन्हीं से पूछ लें हमें गाइड किया जाए टू फिक्स आवर इकोनॉमी, क्योंकि आप जब भी जाते हैं वहां से किकबैक्स लेने जाते हैं। तो सर अब तो आदत पड़ गई है ना, अब तो इनको काम करने की आदत रही नहीं है, सालों से ये यही कर रहे हैं, लोन्स उठा रहे हैं या इधर उधर से फंड मांग रहे हैं, कभी डोनेशन आ जाती है, कभी अर्थक्वेक, कभी फ्लड, कभी कोविड, इनके मजे लगे रहते हैं। तो ये कैसे हटेंगे इन चीजों पे से? देखिए इसमें करने के लिए जो मेरा माजी का जो मैं पढ़ता रहता हूँ हर वक्त, जब भी लोगों के ऊपर कंट्रीज के ऊपर क्राइसिस आते हैं तो लीडरशिप जो स्टेप अप होती है, लेकिन अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा हमारी लीडरशिप नहीं आगे आ सकी। मैं तो समझता हूँ आसिम मुनीर साहब फिट इन टू द कैटेगरी इज अ सोल्जर। मेरी सारी उम्मीदें अगर पूछा जाए तो आज उन्हीं पे हैं, और उनको ही चाहिए कि इसको सीरियस लें। अगर उनके पाकिस्तान के बारे में अगर वो चाहते हैं लीड करना, तो ये जो प्रोडक्ट आप ये गेट नंबर 4 की है, इस सबको देखें। मैं आज ये बताना चाहूंगा तालिबान के बारे में, मुझे छोटी सी मैं गुजारिश करना चाहूंगा। शेख रशीद साहब से पूछ लें, शेख रशीद साहब ने अपने दौर में कहा था, जब तालिबान ने काबुल टेक ओवर किया था, उन्होंने कहा था इस्लामाबाद के आसपास 5,000 तालिबान की फैमिलियां जो है इस्लामाबाद के आसपास बैठी। तो आज उनसे पूछ लें यार शेख रशीद साहब, वो 5,000 फैमिलियों के एड्रेस दें, हम उनसे माफी मांग लेते हैं जाके। तो लेकिन यू हैव टू, कोई मुश्किल नहीं है ऐसा हर चीज का। मैं मेरे जो पर्सनली बिलीव करता हूँ आरजू, जब भी कोई मसला आता है उसका हल होता है, वो आपके पास सलाहियत होनी चाहिए उस हल को ढूंढने के लिए। लेकिन ये कि अब जब आपकी नजर में ना पाकिस्तान हो, ना आप कोशिश करें कि हमने किस तरह जाना है, फिक्स किस तरह करना है, आपके ये कंपनियां तीनों जो है पीपल्स पार्टी, नून लीग और आपकी ये पीटीआई, ये कंपनियां तो फेल हो चुकी हैं। इनकी जो हिस्ट्री मौजूद है, आपके एस्टेब्लिशमेंट की हिस्ट्री भी मौजूद है। अदालतों के हालात ये हैं कि जो अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो सर्वे किया है, उसमें अदालतें आपके पहले दूसरे नंबर पर आ रही हैं करप्शन में। 139 में से 130वां नंबर है आपका। तो पीछे आप कितने डिपार्टमेंट्स हैं जिनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं? उसी डिपार्टमेंट पे रिलाई करेंगे जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास जिसने कंट्रोल कर रखा है और जो वाकई ही जिम्मेदार है इन सर्कमस्टांसेस का। तो अयूब के बाद जो देखा जाए कि अयूब खान जो फाउंडर थे इस तरह की सियासत के, जिन्होंने जिस तरीके से फातिमा जिन्ना को हराया था, जिस तरीके से उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी फातिमा जिन्ना के बाद, उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं है। ये जो सियासी बयान है कि हम न्यूट्रल हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, आप सियासत के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि आपका बजट बहुत ज्यादा है। आपके डिफेंस के खर्चे, जो डिफेंस, मैं प्लाटिंग की बात कर रहा हूँ, डिफेंस दूसरा नहीं, जो उनके प्लाट हैं बहरिया के हैं, मलक रियाज का बेचारा वो तो दीवाना हो जाएगा अगर आपने इस तरह की काम शुरू किए, क्योंकि उनके तो जहाज जो है वो सारा कुछ आगे पीछे आपकी वजह से उड़ रहे हैं, आपके आर्मी बेसिस से उड़ते हैं सारा कुछ, उनकी चीजें। वो मलक रियाज का क्या बनेगा? उनको तो शिफ्ट होना पड़ जाएगा लंदन। लेकिन ये कि किसी को ये करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो आप अब 6.7 बिलियन जो है वो जाते हुए देर नहीं लगेगा। मगर सर दुख इस सभी जी कि आप एटॉमिक पावर है, इसका मुझे जो है वो, और मैं consequences will be very different than श्रीलंका। लेकिन सर अगर सभी लोग ऐसे हैं तो फिर हम नए आर्मी चीफ से कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? ये कैसे यकीन से कहा जा सकता है कि वो मुख्तलिफ निकलेंगे? हाँ, ये बिल्कुल, लेकिन एक सोच है, एक सोचने में सोचों पे क्या पैर है। अब देखें क्या करें, सोना भी तो है रात को अपने आप को तसल्ली, तिफन तसल्ली तो देनी है कि शायद यार
यही तसल्लियां हमने इमरान खान के बारे में भी किया था कि यार बाहर से पढ़ के आया है, एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया। देखिए जमामा से करोड़ों रुपया ले सकता था, उसने नहीं लिया। वो मुल्क के लिए कितना, देखें कितना। खान साहब तो खाते ही कुछ नहीं है यार। अरे वो तो क्वालिटी चप्पल पहनते हैं भाई, वो तो देखें उनके तो गरज ही कोई नहीं है। क्या गोगियां निकाली हैं उन्होंने, कहां से निकाली हैं। वो कहते थे मैं साइकिल पे प्राइम मिनिस्टर हाउस जाया करूंगा। और साइकिल ही है ना, हेलीकॉप्टर साइकिल ही है, क्या करें। वो अभी तक हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे, उसको शायद उन्होंने साइकिल समझ लिया। उनके बच्चे 4 दिन के लिए आए तो 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल तो उनका था, अमीरुल मोमिनीन का। भैंसे पता नहीं किसको बेची है, किसी अपने लगता रिश्तेदार को बेच दी होंगी, किसी बरकी को दे दी होंगी, वो लेके बैठा होगा भैंसे, और BMW जो सारी दी होंगी, क्योंकि लगता तो बिल्कुल इसी तरह है। क्योंकि जो टीके इन्होंने पाकिस्तान को लगाए हैं अरबों के डॉलरों के लोन ले लेके, जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है, वो मैं समझता हूँ पिछले रिकॉर्ड भी तोड़े हैं उन्होंने। जरदारी साहब भी शर्मिंदा होते हैं जितनी इन्होंने करप्शन की है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखते हैं सर क्या होता है आगे, क्योंकि सिचुएशन तो काफी खराब है। लेकिन यहाँ पे जो है बस यही दुआई की जा सकती है, उसके अलावा तो कोई हल नहीं है, कोई हल नजर नहीं आ रहा। आरजू मेरी, मैंने पिछली दफा भी आपको रिक्वेस्ट की थी कि अगली दफा जुमा बाजार जाएं तो वहां से 2-3 मुर्गियां ले आए प्लीज, उनको पालें। सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैंने मुर्गियां बकरियां खरीदी है कि नहीं अभी तक। नहीं, वो ले लें फौरन ले लें। और मैं कहूंगा कि आप चने, गुड़ और पानी का स्टॉक भी कर लें, क्योंकि हालात बिल्कुल उसी साइड पे जा रहे हैं। श्रीलंका में भी जो हुआ था जब जिस तरह सिलसिला, तो इसी तरह था। और दूसरा ये कि आप यहाँ इकानमी से आपको सारा कुछ क्रैश होगा, तो या फिर तालिबान है, दोनों खतरे बुरे हैं। आपके पास कोई अच्छी खबरें तो सर पब्लिक आराम से क्यों बैठी है, बाहर क्यों नहीं निकलती, पब्लिक प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही? पब्लिक प्रोटेस्ट क्या करे, जब इमरान खान ने जो टीका उनको जो ख्वाब दिखा दिए हैं, वो कहते हैं जी कि देखें इस्लाम में तो लोगों के पास, इस्लाम में तो साइकिल भी नहीं होता ना, फिर इस तरह तो आपने ऊंटों पे ट्रेवल करना है, घोड़ों पे, गधों पे लोगों ने ट्रेवल शुरू करना है। आगे तो डायरेक्शन तो आपकी यही है। पब्लिक बिल्कुल खामोश है, पब्लिक कुछ नहीं बोल रही। पब्लिक जो है खान साहब की पार्टी शाइटी के लिए आती है, थोड़ी थक भी गई है पब्लिक, क्योंकि 60 के करीब तो जलसे किए उन्होंने। तो पार्टी कर करके, जब देखें आप सारी रात पार्टी करें तो आप सुबह 12 बजे तक सोते रहते हैं आप। तो वो आप जो 60 जलसे हुए हैं, लॉन्ग मार्च हुए, तो थोड़ा आराम कर रहे हैं, अभी निकल पड़ेंगे, कोई फिक्र ना करें। वो आए, बस थोड़े दिनों तक आए, खान साहब ने सीटी मारनी है तो निकल आना है उन्होंने बात। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, इस दुआ के साथ कि अगली बार जब हम बात करें तो कुछ बेहतरी आ गई हो, वो अच्छी खबर हो। मेरे कान तरस रहे हैं कि मेरी मादरे मिल, क्योंकि हमारे दोस्त भी कहते हैं सर, भारत से भी कहते हैं कि कोई अच्छी खबर भी सुना दिया करो। मैं कहा कोई होगी तो बताएंगे। मैं तरस गया हूं, मैं आपको बताऊं, मेरी मादरे मिलत है, मेरे कान तरस रहे हैं कि वहां को अच्छी खबर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे थे, अगर बात की जाए तो हम खुद ये सब सुनकर ना भाई हैरान हो गए थे कि काफ़ी दिन पहले ना, मतलब आज से कुछ दिन पहले हम ये सोचते थे कि भाई वो अफ़गान जो तालिबान आए हैं उनकी हुकूमत लाने में या उनके पीछे काफ़ी किरदार है पाकिस्तान का, क्योंकि ये बोलते ही हैं। तो अब रात को जब ये वाक़या सुना है कल का, तो भाई बहुत मुझे तो अफसोस हो रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो चले थे भाई कश्मीर की तरफ उनको भेजने के, लोग सोचते थे वो अब आ गए हैं, वो कश्मीर की तरफ जाएंगे, इंडिया से कश्मीर छीन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो डायरेक्ट उन्होंने भैया 6-7 सिविलियन मार्स दिए हैं यहाँ पर। तो अब ये उल्टी चीज़ चल रही है, अब कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि इंडिया का तो इसमें नहीं ना बात। अब ये भी नहीं बोल सकते कि इनको भाई इंडिया ने फंडिंग की है, क्योंकि पहले कुछ एंकर बैठ जाते थे कि भाई फंडिंग हो रही है इधर साइड पर, ईरान वाली साइड पर, वहाँ लोग आगे आते हैं तो फिर वो मारते हैं उधर से, भाई इंडिया फंडिंग करता है। ये बातें सुनते थे। अब मैं तो नहीं ना बोल रहा कि भाई ये ज़रूरी इंडिया करवा रहा है, वैसे बातें हम सुनते हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये सब इनके तैयार किए हुए हैं। तो कल वाला वाक़या जो है ये इनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन देखा जाए ना, काफ़ी एक शर्मिंदगी भी होती है ये बात सुनकर। हर रोज़ ये नहीं कि एक दिन, कल परसों भी लड़ाई हुई है उधर। उन्होंने एक जो पहले तो अफ़गानिस्तान में हमारी जो एम्बेसी थी उस पर हमला हुआ, उसमें दैश ने एक ज़िम्मेदारी ली कि ये हमला हमने करवाया, लिहाजा हम मज़ीद हमले करते रहेंगे। और कल परसों की बात है कि दाइश के एक वो बॉर्डर से इन्होंने मारे हैं एक सॉरी
उसमें एक उनका एक दाऊद था, एक उनको जो सरबराह था वो मारा गया, 4 और थे, एक हमारा भी शहीद हो गया। लेकिन दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहे हैं और अफगानिस्तान से वो निकल कर आते हैं। यार वही ना, अब वो मारे या ना मारे, देखना तो ये है कि वो लड़ाई स्टार्ट क्यों हो रही है भाई। स्टार्ट वो हो रही है उससे बॉर्डर से, जो वो उधर नहीं लगी हुई है आपकी वो बाढ़ लगी हुई बाढ़ है। लगी हुई है। कल भी उससे एक मतलब कि एक झगड़ा हुआ है आपस में, तो उन्होंने बमबारी भी की है जिसमें 2 बच्चे भी एक मारे गए हैं और 4 सिविलियन। नहीं, असल में मामला जो है ना वो शुरू ही यहाँ से हुआ, क्योंकि हमें तो ये चीज़ दिखाई गई थे पीछे जो है ना वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने इनको निकाला है अमेरिका को, और आईएसआई चीफ जिस तरह वहाँ पे चाय पीते दिखाई दिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे वो ओआईसी का अजलास, उनके लिए पैसे मांगना, वो सब कुछ जो है ना पाकिस्तान ने किया है कि हम ये प्रूव कर सकें कि ये सब कुछ जो है ना वो हम ही कर रहे हैं। लेकिन ये कि उन्होंने आगे भी ये इस चीज़ के ऊपर तुले हुए हैं कि जो कुछ किया है हमने किया है, और आप कौन होते हैं इस चीज़ को जो है ना वो करने वाले। लेकिन ये है कि अब वो दिखा भी रहे हैं, क्योंकि एम्बेसी के ऊपर जो एक टारगेट हुआ था वो एक छोटी चीज़ नहीं थी। किसी ने कानों में कोई जूं तक नहीं रेंगी कि यार ये देख बहुत बड़ा सीरियस मसला है, इसके ऊपर हम फोकस करें। लेकिन कोई पता ही नहीं है, यहाँ पे सियासत हो रही है, हर चीज़ सियासत में लगी हुई है। और 6 साल वाला उन्होंने सही बात की है कि 6 साल यहाँ पे सियासत ही होती रही है, हालांकि काम कुछ और था, उस तरफ फोकस ही नहीं किया गया। और अब जो है ना नए हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। पहले उन्होंने ये सियासी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म करनी है, अगर वो चाहें तो। हाँ बिल्कुल, अगर हाथ में है, और अगर वो नहीं करते तो फिर मामला ऐसे रहना। लेकिन ये कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया को, तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि पहले हर इल्ज़ाम उधर लगता था लेकिन अब नहीं लग सकता, और अब इधर ये आ गए। और ये एक छोटा मसला नहीं है, कल का न्यूज़ में कवर तो इसको बहुत कर रहे हैं कि ज़्यादा ना खबर फैले, लेकिन आजकल कहाँ खबरें रुकती हैं, और मीडिया का दौर है और लोगों को पता लग रहा है कि किस हद तक जो है ना वो मामला ख़राब हो चुका, और वो रुक नहीं रहा है। बिल्कुल ये उन्होंने कल जो है ना वो बड़े बड़े वो रॉकेट लॉन्चरों के साथ उन्होंने ये सब किया है, और क्वेटा के अंदर इनसाइड जो है ना वो एरियाज जो है ना वो वहाँ पे आके गिरे हैं, और सिविलियन अभी 6 बता रहे हैं, और मे भी के इनसाइड कुछ ज़्यादा ही मामला, ज़्यादा बिल्कुल भाई 25-30 के करीब जख्मी भी हैं। लेकिन ये है कि एक तरफ वो चैलेंज है, एक तरफ ये चैलेंज है। आप देखो कि एक सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमिकली हुआ खड़ा है कि हम क्या करेंगे। बिल्कुल उन्होंने सही बात की कि उनके पास तो 20-9-10 अरब डॉलर रिजर्व पड़े हैं, और हमारे पास तो सिर्फ 7 के करीब हैं, और वो भी हमारे नहीं है, उसमें भी जो है ना वो बाकी चाइना, सऊदीया, यूएई के पड़े हुए हैं, और वो हम डर के मारे नहीं खर्च कर रहे। जिस दिन वो खर्च कर दिए तो मामला बिल्कुल जो है ना वो हाथ से निकल जाएगा। तो इस हवाले से अब जो है ना वो दिन ब दिन जो है ना हमें तो खुद नहीं समझ आ रही कि हो क्या रहा है। बिल्कुल भाई, और एक तेज़ी के साथ कोई स्टेप ना लिया गया या कुछ ना कुछ ना एक दिखाया गया, तो हर चीज़ जो है ना वो हमें नहीं लग रहा कि संभल जाएगी। और यही वजह है कि लोग पाकिस्तान छोड़कर भी जा रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान के लोग ही बोलते हैं हमने भाई यहाँ नहीं रहना। खैर भाई, अब क्या बोल सकते। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप भी अपने कमेंट्स में भाई ज़रूर राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।